introduction of the viscosity concept, or to study about the real fluids. Okay, so here we are going to see when the fluid is in contact with a solid surface, what exactly is happening, we'll be seeing it. And based on this concept, we'll be moving to a law called as Stokes law. Okay, so before learning this Stokes law, we'll be learning about fluid in contact of solid surface. This is surface. Okay, so in this lecture I'll be using Hindi language. So just compare the last lecture and this lecture and just let me know which language is suitable for you. Okay, so as I promised, the Marathi language won't be there in the from here onwards. So just choose between Hindi or Marathi, so that the learning will be everyone will be able to learn this. Okay, or just comfortable with these lectures. Okay, so इस लेक्चर में जो हम पढ़ रहे हैं, it is about viscosity when the fluid is in contact with solid surface. तो एक्चुअली होता क्या है, हम इसके बारे में तीन केसेस सीखेंगे. So the first case 1. Okay, so the first case is like this. Let's say ये solid surface है यहाँ पे. Okay, this is the solid surface on which the fluid is flowing with some velocity v. अब होता क्या है कि ये जो बॉटम में ये सब यहाँ पे ये जो बच्चे हैं, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे छोटे, यहाँ पे इनके बीच में एक मॉलिक्यूलर फोर्स आ जाता है. ओके, और शायद आपको पता होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ molecular forces. First one is called as adhesion and second one is called as cohesion. मतलब जब ये भरत मिलाप होता है, मतलब ये जो adhesion मतलब ये वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है और सॉलिड का एक मॉलिक्यूल, इनके बीच में ये अगर चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो इट इज कॉल्ड एज एडेजन. मीन्स द अट्रैक्शन बिटवीन two different molecules or different natured molecules. The cohesion, it is actually the attraction between similar type of molecules. So here what is happening, it is adhesive forces are in picture. तो यहाँ पे जो adhesive forces हैं ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर स्पीड v है तो यहाँ पे स्पीड कम कर रहे हैं. मान लो यहाँ पे v0 स्पीड है, तो केस 1 में क्या हो रहा है, दैट v is much greater than v0. तो यहाँ पे होता क्या है कि इस लेयर, ये जो बॉटम मोस्ट लेयर है मान लो, ये इसके रिस्पेक्टिव ये अपर मोस्ट लेयर, इट इज मूविंग फॉरवर्ड. सो देयर इज सम रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन दीज टू लेयर्स. ओके, तो होता क्या है कि ये लेयर इस पे एक अपोजिट फोर्स लगाता है विच इज कॉल्ड एज विस्कस फोर्स. ओके, ये सिमिलर केस है जो लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी. ओके, सो केस सेकेंड को देख लेते हैं कि सेकेंड केस में क्या होता है व्हेन द सॉलिड सरफेस इज इन कांटेक्ट विद द मूविंग फ्लूइड. अभी ये थोड़ी सी डिफरेंट केस है. मान लो वाटर फ्लो कर रहा है ऐसे. ओके, और यहाँ पे एक सॉलिड बच्चा ऐसे ऐसे यहाँ पे पानी में गिरा. ठीक है, अभी एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जितने भी ये इसके पास वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इन पे एक एडहेसिव फोर्स होगा जो चिपक के बैठेंगे यहाँ पे. ओके, नाउ लेट्स से ये वाटर रेस्ट में है. ओके, लेकिन इस पे जो ब्लॉक है इट इज मूविंग फॉरवर्ड विद सम स्पीड v. तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो एडहेजन की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स वाला ये जो लेयर दिख रहा है यहाँ, ये भी आगे मूव करेगा वेलोसिटी v से, और इसके एडजेसेंट में जो लेयर है विच इज एट रेस्ट, ये जीरो स्पीड पे चल रहा है. तो इन दोनों के बीच में क्या हो गई, रिलेटिव मोशन. तो जब रिलेटिव मोशन होगी तो ये लेयर इस पे एक बैकवर्ड फोर्स लगाएगा विच इज कॉल्ड एज विस्कस फोर्स.
दोनों केसेस समझ में आए कि पहले लिक्विड सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहा है, अभी ये जो सॉलिड है वो लिक्विड के ऊपर फ्लोट करते करते आगे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, नाउ इफ आई टेक थर्ड केस, केस 3, तो इसमें क्या हो रहा है, मान लो ये पूरा वाटर है, एक्वा। ओके, और इसमें या फिर लेट्स से इसमें एक मेटल का बॉल मैंने से छोड़ दिया है। तो मेटल के बॉल की स्पीड कितनी है, मतलब इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इट विल ट्राई टू सिंक, सो इट विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें भी सेम सेम हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो इसमें चिपक के जो बैठे हैं साइड में, ओके, तो ये अपवर्ड डाउनवर्ड वाले छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे जो ये फ्लूइड वाले पार्टिकल्स हैं, ये मान लो रेस्ट में था पहले पूरा लिक्विड, अभी इसमें मैंने जब छोड़ दिया है इसको, तो ये जो एडजेसेंट लेयर है, एडहेजन की वजह से चिपक जाएगा ऐसे। ओके, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रियल फ्लूइड, तो ये चिपक जाएगा ऐसे, और चिपकने की वजह से ये जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से ये भी लेयर नीचे जाएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो इसके बारे में अगले लेक्चर अगले अगले स्लाइड पे अच्छे से देखेंगे, लेकिन ये भी लेयर इसी के साथ चलेगा ड्यू टू एडेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल लिक्विड विल बी मूविंग विद इट downwards. I am talking about some adjacent layers which there is adhesive force in between. Okay, so इनके बीच में जो adhesive force है वो भी उसके लेके चलेंगे। और यहाँ पे जो लेयर दिख रहा है साइड में, ये इसके हिसाब से इसमें रिलेटिव मोशन है, तो ये इस पे क्या करेगा, विस्कस फोर्स लगाएगा। सो देयर विल बी अ ग्रॉस अपवर्ड फोर्स कॉल्ड एज विस्कस फोर्स। सो तीनों केसेस क्लियर है आपको। ओके, तो ये जो है थर्ड केस, इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, विल बी लर्निंग अबाउट दिस लॉ कॉल्ड एज स्टोक्स लॉ। अब ये स्टोक्स लॉ कहता क्या है, ये बहुत कुछ कहता है, लेकिन जो सिंपल में दिया है ये है। तो विस्कस फोर्स, अभी हमने देखा कि विस्कस फोर्स जब एक्ट करता है, मान लो यहाँ पे मैंने कहा कि ये पूरा लिक्विड है ऐसे। ओके, इसमें एक मैंने सॉलिड स्फीयर है जो इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद सम स्पीड और समथिंग, बट इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स। तो ये जो विस्कस फोर्स इस पे लगता है इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑब्वियसली। ओके, the viscous force, we are talking about viscous force acting on a small sphere falling through a viscous medium है। ये जो फ्लूइड लिया है हमने विस्कस लिया है। ओके, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर। इसका जो रेडियस होगा उसको उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा। इट्स वेलोसिटी v, ये जो वेलोसिटी v से ये जा रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा, थ्रू द फ्लूइड एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अभी इसकी जो खुद की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी उसके हिसाब से, क्यों नहीं, अगर विस्कोसिटी नहीं होती तो विस्कस फोर्स होता ही नहीं। ठीक है, तो ये जो विस्कस फोर्स देते हैं यहाँ पे लिखा है, फिर भी आई रीस्टेट इट दैट द विस्कस फोर्स इट डिपेंड्स ऑन दिस विस्कोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड, द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर and the velocity of the sphere that is moving in the viscous fluid. Okay, so this viscous force it is given as 6 pi eta rv। ये empirical equation है, इसका derivation advanced physics में देखते हैं। empirical में actually ये नहीं होता, derivation नहीं होता, फिर भी इसको empirically law कहते हैं। मतलब the empirically obtained means क्या कह सकते हो उसको तुम, तो बना लिया, आप इसको कुछ नहीं कह सकते, जैसे राजा महाराजाओं ने बनाओ शायद। ओके, तो इसको अपोज नहीं कर सकते, ये बनाए तो बनाए। इसमें क्या दिखा रहे हैं हम, ईटा पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है, वी पे डिपेंड करता है, हो गया। आप क्यों पूछ रहे हैं, ऐसे वाला लॉ जो होता है इसको कहते हैं हम एम्पेरिकली ऑब्टेन्ड लॉ। ओके, तो अगर आपको लगता है कि एम्पेरिकल का कुछ अलग मीनिंग है तो आप मुझे बताओ। सो एम्पिरिकल ऑब्टेन्ड लॉ क्या है कि एफ वी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि ये ईटा और आर जो है किसी एक स्पीयर के लिए और किसी एक फ्लूइड के लिए कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे जो विस्कस फोर्स है इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। नाउ यहाँ पे जो ये दिया है ये मैग्नीट्यूड दिया है, एक्चुअली होता क्या है, ये माइनस वी होता है।
मतलब जिस साइड में इसकी वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, उसके अपोजिशन में विस्कस फोर्स लगेगा. सो दिस विस्कस फोर्स जेडब्ल्यू के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इस पे बहुत सारे आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जेडब्ल्यू में विस्कोसिटी पे, उसमें से 80% क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड अबाउट स्टोक्स लॉ, और इट इज again it is called as terminal velocity. We'll be looking at it, what is terminal velocity. So viscous force can also be written as minus kv, where negative shows that they have opposing direction or opposite direction. K is some constant to remove this proportionality, and v is the velocity. So the viscous force depends on, linearly depends on this velocity. Okay, तो ये ध्यान में रखना, ये दोनों चीजें. करेक्ट. नाउ ये तो हो गया. अभी एक्चुअली फ्लूइड में होता क्या है देखो. बबल देखा है कभी? मान लो ये वाटर है, इसमें मान लो एयर का एक बबल पैदा हो गया. तो शुरुआत में ये तेज भागेगा, बाद में सर्टेन डिस्टेंस या सर्टेन टाइम के बाद ये थोड़ा कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चलता है. मतलब ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी ये फाइनली अटेन करता है, इसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. ये सिमिलरली ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जैसा है, जैसे जिसको हमने इसमें देखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जहाँ पे सारे अपोजिशन कैंसिल होके जीरो एक्सेलरेशन होता है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चलता है. उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. इट इज डिनोटेड एट वी टी. ओके, इससे दिखाते हैं. ठीक है. सिमिलरली स्पीयर के साथ भी सेम होगा. मैंने पहले बबल का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि ये समझना थोड़ा आसान है. यहाँ पे स्पीयर का अगर देखोगे तो लेट्स से दिस इज द स्पीयर. ओके, इट विल हैव इट्स ओन वेट in downward direction. So it will, if it is moving in downward direction, some viscous force will be applied in upward direction also due to its volume and the fluid properties. Some buoyancy force will be acting. Okay, तो यहाँ पे buoyancy force, यहाँ पे देखो अभी ये थोड़ा डेरिवेशन हो जाता है कि यहाँ पे तीन फोर्स लग रहा है. पहला जो लग रहा है buoyancy force, which is given as density of liquid into volume of object into g. ये ध्यान में रखना, इसमें कोई गलत नहीं करना, कुछ नहीं, सिंपल है ये. ओके. नाउ द वेट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेट. ये मैं इसके हिसाब से लिखता हूँ कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी. अब कंपेयर कर सकते हो. और मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑब्जेक्ट पूरा लिया है बिकॉज इट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, इसमें चला गया है ये. ठीक है, अगर पार्शियली होता तो वो केस अलग होती, स्टैटिक्स की बात होती. यहाँ पे हम ये दो कंडीशंस लेंगे. नाउ द थर्ड वन, इट इज viscous force which is given as 6 pi eta rv. ओके, तो एट टर्मिनल पॉइंट, कोई भी एक टर्मिनल टाइम, मतलब बहुत टाइम के बाद ये तीनों जो है एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और जब बैलेंस करेंगे इस पे जो नेट एक्सेलरेशन होगा, नेट फोर्स जो होगा, कितना होगा? जीरो. एंड इट विल स्टार्ट टू मूव डाउनवर्ड्स. इफ इट्स डेंसिटी इज हायर देन दैट ऑफ द लिक्विड, इट विल स्टार्ट टू मूव डाउनवर्ड्स विद अ कांस्टेंट स्पीड. Okay, after a long time it is moving with a constant speed in downward direction, which is called as terminal velocity. If it were to be a bubble, अगर ये बबल होता तो इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती तो ये ऊपर ऊपर चलता. ओके, सो इफ आई से दिस इज द बबल, तो बबल का खुद का वेट तो नीचे ही लगेगा. ओके, बायोंसी फोर्स ऑब्वियसली ऊपर लगता है हमेशा, बट इफ इट इज मूविंग अपवर्ड्स द विस्कस फोर्स विल बी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो इस केस में भी आफ्टर सम टाइम और आफ्टर लॉन्ग टाइम इट वुड हैव रीच्ड सम टर्मिनल वेलोसिटी. तो हम यहाँ पे बबल के बारे में अभी नहीं देखते, बबल तो हम जेडब्ल्यू वाले क्वेश्चंस में देखेंगे, लेकिन दोनों की कंसेप्ट सेम है. तो हम यहाँ पे एट लॉन्ग टाइम मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत ज़्यादा टाइम के बाद क्या होता है कि यहाँ पे अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्पीयर, दिस एम जी is equal to fb plus fv, isn't it? और यही अगर बबल के साथ होता तो यहाँ पे fb is equal to fv plus mg हो जाता.
बिकॉज वी नीड टू कैंसल देम आउट। यहाँ पे नेट एक्सेलेरेशन कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए डाउनवर्ड फोर्सेस एंड अपवर्ड फोर्सेस दे शुड बैलेंस विथ ईच अदर। Okay, so mg here it is written as weight, that is rho naught v naught g, and this is fb is rho l v naught g plus fv is 6 pi eta rv. Okay, so when you solve this, and now this equal sign here, it is when the velocity, this velocity is terminal velocity. So the expression for this terminal velocity, if you solve them all, let's say if I talk about this volume of this sphere, what is the volume of this sphere? 4 by 3 pi r cube. So cancelling them out, like pi r cube here also, pi r cube here also, then this r, that will be 2 by 9 r square rho s or rho object minus rho l upon eta into g. I know this is a much bigger expression than you expected, but you need to mug this up. अगर ये आपको याद नहीं रखना है तो ये तीनों को याद रख लो, सॉल्व हो जाएगा। कुछ तो करना है आपको, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आगे फ्लोटेशन में या फिर जब सिविल इंजीनियरिंग लोगे या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ने लगोगे तो ये बहुत जरूरी है आपको पढ़ना। ओके, तो ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए इस पे जेडब्ल्यू के वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं इसमें टर्मिनल वेलोसिटी पे। ऐसे फुद्दू वाले सवाल नहीं आते कि वैल्यू पुट करो फिर आ जाएगा, नहीं, प्रोपोर्शनल वाले वैल्यू आ जाएंगे। जैसे कि वीटी किस पे डिपेंड करता है? आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है, दिख रहा है, बिकॉज एवरीथिंग अदर यहाँ पे देखो 2/9 रो ए सब कांस्टेंट है, तो वीटी विल बी डिपेंडिंग ऑन आर स्क्वायर ओनली। ऐसे वाले क्वेश्चंस आके गए हैं। ओके, तो आपको करना क्या है, इसको याद रखना है, टर्मिनल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को। अभी यहाँ पे देखो कि थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के बाद। देखो जो एक्स्ट्रा पढ़ते हैं वही आगे चलते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे उसको सब कुछ याद तो नहीं रहेगा, लेकिन जितना याद रहेगा बहुत याद रहेगा। ठीक है, तो देखो ये एक्चुअली जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये वाला कर्व, ये कर्व ऐसे दिख रहा है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि वेलोसिटी कम कम होते जा रही है, मतलब वेलोसिटी कम होती जा रही है, मतलब वेलोसिटी का जो रेट है, सी हियर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, एक्सेलेरेशन देता है, ऑब्वियसली एक्सेलेरेशन इज गिवन एज dv by dt, सो dv by dt इज द स्लोप ऑफ दिस vt ग्राफ। तो यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे हर पॉइंट पे अगर मैं क्या करूँ, एंगल निकालूं, तो एंगल कम होते जा रहा है, मतलब थीटा कम होते जा रहा है। थीटा कम हो रहा है मतलब स्लोप कम हो रहा है, या फिर tan थीटा कम हो रहा है। tan थीटा कम हो रहा है मतलब एक्सेलेरेशन कम हो रहा है। एक्सेलेरेशन एक टाइम पे यहाँ पे कहीं पे अजिमटोट पे, अजिमटोट पता होगी आपको, अजिमटोट मतलब द लाइन जॉइनिंग इन्फिनिटी और देयर मीटिंग, यहाँ पे इन्फिनिटी पे कहीं पे मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं पे एक्सेलेरेशन कितना हो रहा है, 0, मतलब ये स्टेट रीच नहीं होती। आपको लगेगा कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, एक्चुअली नहीं जा रहा है, उसको बहुत टाइम लगेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड द बॉडी विल स्टार्ट टू मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड कॉल्ड वीटी। तो ये ग्राफ कभी कभी आपको पूछ सकते हैं, जेडब्ल्यू में आया था ये भी। और अगर एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम पूछा तो बिल्कुल इसके उलट होता है, ऐसे होता है। ठीक है, ये आया था 2006 या 13 कहीं पे आया था, अभी याद नहीं है, लेकिन ये शो द करेक्ट वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन ऑफ अ सॉलिड स्पेयर सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड लाइक दैट, ये आया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, क्या नोट है कि ये जो वीटी क्या एक्सप्रेशन है, ये है 2/9 आर स्क्वायर। इस रो मतलब इन्होंने दिया है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ सॉलिड, दे आर टॉकिंग अबाउट, ये जो रो दिया है ये, और सिग्मा जो दिया है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, मैंने जो लिखा था सिमिलर है, बाकी कुछ ये नहीं है, और ये रीअरेंजमेंट कर दिए यहाँ पे, आई एम सॉरी।
और यहाँ पे ईटा दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे वीटी के जो डायरेक्शन है, देखो वीटी का जो साइन है ये किस पे डिपेंड करेगा, 2/9 r² g ईटा, ये सब तो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है, इनमें कुछ नहीं, तो इट इज डिपेंडिंग ऑन दिस, ओके। और डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो इसकी जो साइन है प्लस या आना है माइनस आना है, इस पे डिपेंड कर रहा है। नाउ यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो सॉलिड स्पीयर जो होता है इससे ज़्यादा बड़ा होता है, इसकी डेंसिटी इससे बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो जो हमने कंसिडर किया था ये पॉजिटिव आना है, ओके, मतलब ये डाउनवर्ड जा रहा है इससे। Now if I talk about when at the condition when this happens, when the liquid has a much higher density than that of the object, जैसे ऐसे हो रहा है कि एयर का बबल है जो पानी में छूटा है, तो एयर का बबल कहाँ पे जाता है, ऊपर जाता है, तो ऐसे केस में वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, समझ में आया? तो ये दिया है यहाँ पे, इसको ध्यान में रखो। एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत, डरो नहीं। A spherical drop of oil falls at constant speed पर blah blah blah, देखो यार पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, इन्होंने क्या दिया है मैं सिंपल में बता देता हूँ कि क्या किया है कि एयर है, ठीक है, अभी एयर में जो ड्रॉप है ऑयल का वो गिरा है, अभी ऑब्वियसली ऑयल अगर वाटर से भी कम डेंस है फिर भी एयर से ज़्यादा डेंस है, तो वो क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने टर्मिनल वेलोसिटी की बात की है, वेलोसिटी डेंसिटी ऑफ एयर और ये होगा डेंसिटी ऑफ ऑयल, ओके। तो इन दोनों का कुछ रिलेशन होगा, और इन्होंने फाइनली क्या पूछा है उस पर ध्यान दो, ये पढ़ लिया। तो यहाँ पे पूछा है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, तो हमें सिंपली क्या करना है यहाँ पे, जो अभी अभी टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखा था उस पर ध्यान दो, वो क्या था, 2/9 r² density of solid minus density of liquid upon eta, that is coefficient of viscosity into g, isn't it? तो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी ये कांस्टेंट स्पीड अटेंड करता है, ओके, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी, और यहाँ पे देखो सारी जो यूनिट्स है सारे सीजीएस में दिए हैं, तो इनके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं, कभी नहीं। तो वीटी क्या लिखोगे, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2/9 इंटू r², आर पता नहीं है जो हमें ढूंढना है, और स्क्वायर है मतलब यहाँ पे देख लो सारे रूट आते हैं नहीं आते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितनी दी है, अरे थोड़ा सा इन्होंने कुछ गड़बड़ा दिया है, छोड़ो यार, क्या किया है इन्होंने कि डेंसिटी ऑफ ऑयल एयर से कम दी है, तो ऑब्वियसली वो ऊपर चला जाएगा। हम डेंसिटी ऑफ जो ऑयल है उसको मानते हैं 1.9 ग्राम पर सीसी, ओके, क्यूबिक सेंटीमीटर, और डेंसिटी ऑफ एयर जो अपनी होती है 1 ग्राम पर सीसी, ठीक है। ये पकड़ते हैं, बुक में शायद गलत है, या फिर कमेंट कर दो कि क्या मेरा अप्रोच गलत है, देख लो। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड या फिर डेंसिटी जो हायर वाला डेंसिटी है ऑब्जेक्ट, उसकी डेंसिटी कितनी है 1.9, और लोअर वाली की कितनी है 1, और ईटा जो है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये दिया है सीजीएस में, तो इसमें कुछ कन्वर्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, इट इज गिवन एज 1.8 इंटू 10⁻⁴, करेक्ट। सो इंटू जी, अभी जी अगर ले रहे हो तो इट विल नॉट बी 9.8, बिकॉज जी 9.8 जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर को जो सेंटीमीटर कन्वर्ट करना चाहते हो तो इट विल बी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो हम 980 नहीं लेते हैं यहाँ पे, सिंप्लिसिटी के लिए 1000 लेते हैं, ओके। क्या लेजी हो सर, ठीक है यार कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 4 2 हटा दो, 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू r², ये 10⁻⁴ को ऊपर लेके आओ, इट विल बी 10⁻+4, इजंट इट, और 10⁻³ है यहाँ पे, गुड। और अंदर क्या है 1.9 -1, दिस विल बी 0.9, हाँ ये ऐसे आएगा, इट विल बी 1.8, करेक्ट। सो 0.9 और 1.8, ये 1 ये 2 डबल है ना इसके, करेक्ट।
So here we can say that 18, ये डाउनवर्ड में 2 है तो into 2, okay, is equal to r square into 10 raised to minus 7, correct? So here r square will be 18 to the 36, तो यहाँ पे जो 36 है यार ये 10 रेज टू प्लस 7 है यहाँ पे, so into 10 raised to minus 7. So now the r will be 6 into under root 10 raised to minus 7. Okay, तो इसको करने के लिए क्या करोगे, r को करने के लिए 6 इंटू ये जो 10 रेज टू माइनस 7 में, इसको मैं 10 रेज टू माइनस 7 के 10 रेज टू माइनस 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 लिख सकता हूँ, isn't it? So this will be 10 रेज टू माइनस, और इसका अगर रूट लूंगा तो 10 रेज टू माइनस 6 का जो रूट होता है वो होता है 10 रेज टू माइनस 3, ठीक है? So this will be 10 रेज टू माइनस 3 इंटू ये जो 10 रेज टू माइनस 1 बचा है अंदर, इट इज 0.1, ओके? तो ऐसे ही करना पड़ता है. सो रेडियस विल बी, और एक्चुअली सेंटीमीटर्स में सब, ओके, ऑब्वियसली. अभी 0.1 का रूट कितना होता है, 1 का रूट कितना होता है 0.3, नहीं सॉरी 10 का रूट कितना होता है 3.33. सो 0.1 का कितना होगा 0.03 आई गेस. एक बार देख लो इसको, तो इसका रूट होगा 0.3. so 0.3 into 6 that is 1.8 into 10 raised to minus 3 centimeters. so this will be the final answer. यहाँ पे और एक चीज है कि डेंसिटी ऑफ ऑयल जो है ये अगर एयर से कम हो भी, अगर मान लो दिया भी होता भी है, तो एक्चुअली होगा क्या, ऐसे हो सकता है कि उसका रेडियस बहुत कम होगा, शायद उसका रेडियस बहुत कम है तो उसकी बायोंसी फोर्स जो है इसके ऊपर लगने वाला, फिर भी यार इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली फॉर मी. जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव सम डिफरेंट व्यूज अबाउट दिस, ओके? तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देख लेंगे टर्मिनल वेलोसिटी का, थोड़ा सा लेंदी होगा शायद, है मैंने भी एक्चुअली सॉल्व नहीं किया, तो देखते हैं इसको. Two spherical raindrops of equal size are falling vertically through air with terminal velocity 1 meters per second. ओके, तो मान लो इनका जो रेडियस है ये है r, ओके? मतलब क्या है कि दो रेन ड्रॉप्स हैं जैसे नीचे गिर रहे हैं विद द टर्मिनल, अभी रेन ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी इज अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर्स पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए दिया है 1 मीटर्स पर सेकेंड ऐसे है, ठीक है? So by cancelling out all the forces at terminal or at the last point, they are moving with these constant velocities 1 meters per second. Now what will be the terminal velocity? The two drops were coalesce, okay, to form a large spherical drop. मतलब कहा गया है इन्होंने कि ये दोनों अगर मर्ज हो जाए, टॉकिंग अबाउट मर्जिंग, ओके, मतलब ये दोनों मिलके मान लो ऐसा ड्रॉप तैयार हो गया पूरा, तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, ऐसे पूछा है. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका अप्रोच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द टर्मिनल वेलोसिटीज गिवन एज 2/9 r square density of object minus density of this fluid, now the air will be the fluid here, upon eta into g. यहाँ पे देखो जो टर्मिनल वेलोसिटी है इट इज, मतलब ये 2 9 इटा ये दोनों की डेंसिटी, क्योंकि इन बोथ द केसेस द पेयर इज लाइक दिस, वाटर एंड एयर, सो दिस इज आल्सो कांस्टेंट, everything is constant, so we can write the velocity, terminal velocity depends on r square, okay? ये JEE वाला क्वेश्चन है, ओके?
तो टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन आर स्क्वायर, ये तो क्लियर है सबको. सो हियर वी कैन राइट द टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन आर स्क्वायर बिकॉज एवरीथिंग इज सेम. वहाँ पे अगर मेटल वाला सरफेस होता तो डेंसिटी वाली बात ले लेते हम, लेकिन यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी ओनली when the pair is rain, means water and air. uh, we don't have to care about other things. The terminal velocity depends on r square only. Now in first case, let's say terminal velocity 1 upon terminal velocity 2. Now in first case, for one drop only, the radius was 2, this was r square, and now the radius has changed. Let's say it is r prime now. Okay, so we can set a proportionality equation like this. Okay, let's say it is equation number 1. Now कुछ भी हुआ तो दोनों, अगर मान लो दोनों अगर ये बबल्स हैं ऐसे, ओके बबल्स नहीं रेन ड्रॉप्स है, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा, इसका भी 4/3 पाई आर क्यूब होगा. ओके इन दोनों की जब एडिशन हो जाएगी और जब कोई एक बड़ा सा बबल बनेगा तो इसका जो वॉल्यूम होगा तो ये दोनों का एडिशन होगा ऑब्वियसली 4/3 पाई आर प्राइम क्यूब. थोड़े बच्चों को ये पता भी होगा कि इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी है, ठीक है, लेकिन मैं भी इससे स्टार्ट करता हूँ बेसिक से. तो ये 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई चला गया. सो आर क्यूब दैट इज 2r³ and this is r prime r³, isn't it? So here I can write r prime is equal to cube root of 2 into r. Is that correct? क्यूब रूट ऑफ 2 अभी पता नहीं है तो छोड़ दो, ऑप्शन में ऐसे ही रह सकता है शायद से, ठीक है. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे अभी टर्मिनल वेलोसिटी 1 was 1 meters per second and terminal velocity 2 we don't know. Now this r square, and now here the r prime is cube root of 2 into r, isn't it? So this will be cube root of 2 square into r square, isn't it? ये जो स्क्वायर वाला छाता मैंने दोनों को सेपरेटली दे दिया तो r square गेट्स कैंसल्ड. नाउ वेलोसिटी, इसको मैं रिवर्स कर लेता हूँ दोनों की जो डायरेक्शन मतलब ऑर्डर है. तो vt2 और न्यू टर्मिनल वेलोसिटी विल बी क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू आर स्क्वायर इंटू रेज टू 2. ओके तो न्यू टर्मिनल वेलोसिटी जो होगी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. ओके इसका मतलब है 3 अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो क्यूब रूट ऑफ 3 और उसका स्क्वायर मतलब जो ऊपर जाता है 2. समझ में, तो मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ. सो आई होप ये आप सबको क्लियर था कि विस्कोसिटी क्या होती है या फिर ये स्टोक्स लॉ की एग्जांपल्स हमें कैसे सॉल्व करना है. तो टर्मिनल वेलोसिटी पे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वो अगर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. JEE नीट में इस पर श्योर शॉट, अगर विस्कोसिटी पे क्वेश्चन आए तो इस पर श्योर शॉट आएंगे, ठीक है. Now one more important concept and the last concept for this topic viscosity is critical velocity or Reynolds number. ये इन्होंने बस यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है बोर्ड्स में, लेकिन JEE में एक्चुअली JEE में भी इस पर ज़्यादा कुछ नहीं आता बिकॉज दिस इज एडवांस टॉपिक. ओके रेनॉल्ड्स नंबर जो है ये इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर्स में या फिर जहाँ पे भी फ्लो है वहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर यूज़ होगा. सो मैं इनके डेफिनेशंस बता दूंगा सिंपली क्या होता है कैसे होता है. आप अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं या फिर ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो हम क्लासरूम में करेंगे. ओके मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें क्योंकि इतना डीपली नहीं लिया है JEE के लिए इसको. सो क्रिटिकल वेलोसिटी होती क्या है, व्हाट इज़ क्रिटिकल वेलोसिटी. हमने देखा है कि मान लो मैंने क्या किया, एक टैप है अपना,
ओके, घर में जो टैप होता है, यार ये ड्राइंग समझ लो यार थोड़ी। ओके, इसको मैंने धीरे 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 घुमाना स्टार्ट किया तो क्या होता है, पानी आ जाएगा। और लेट्स कंसिडर ऐसे नहीं होता ज़्यादातर घरों में, पता है मुझे, बिकॉज सम पाइपलाइन इश्यूज या फिर अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी अगर मेटल वाला टैप है तो इसमें से जो पानी गिरता है शुरुआत में, वो पूरा लैमिनार फ्लो होता है, स्मूथ फ्लो होता है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है शुरुआत में। कभी कभी देखा होगा बहुत धीरे से ऐसे गिरता है ये, ठीक है। अगर इसको बढ़ाओगे, मतलब यू आर इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी, तो थोड़ी देर के बाद ये पूरा टर्बुलेंट गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी होती है जिसकी लिमिट आप जब क्रॉस करोगे, when the laminar flow will become turbulent और nearly turbulent, लैमिनार नहीं रहेगा, मतलब टर्बुलेंट भी हो सकता है या फिर अलग कुछ हो सकता है, तो लैमिनार नहीं रहेगा, उस वेलोसिटी को कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। मीन्स द वेलोसिटी एट विच द फ्लो इज नो लॉन्गर रिमेन्स streamlined is called as critical velocity। तो ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी एक्सपेरिमेंटली, ये सब एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया है, मतलब आप मत पूछना कि कहाँ से आया क्या आया, ये पूरी एक्सपेरिमेंटली। मतलब क्या करते हैं, पाइप लेते हैं और फिर इसकी विस्कोसिटी मान लो पहले से पता की गई है, उसके अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। तो हमें पता चला कि सर पहला मिला कि विस्कोसिटी, जो ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी, ये डिपेंड्स ऑन द विस्कोसिटी। मतलब अगर हनी की बात करो, वाटर की बात करो, तो क्रिटिकल वेलोसिटी इसमें ज़्यादा आती है हनी में, क्योंकि उसके बाद ऐसे आप बोल सकते हो। ओके, नाउ सेकेंड, द क्रिटिकल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ये पूरा एक्सपेरिमेंटली ग्राफ प्लॉट करके निकाल लेते हैं, तो ज़्यादा डीप में ना घुसे इसमें। एंड द लास्ट इज द विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ दिस पाइप, जिस पाइप से आ रहा है उसका डायमीटर। तो तीनों को मिला के हमने क्या किया, क्रिटिकल वेलोसिटी इज ईटा अपॉन रो डी। और अगर ई इज इक्वल टू दे रहे हैं तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लिखेंगे, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रेनॉल्ड्स नंबर। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर हमें दिखाता है कि फ्लो कैसा है, जैसे विस्कोसिटी हमें दिखाती है कि फ्लूइड कैसा है, वैसे रेनॉल्ड्स नंबर शोज व्हाट काइंड ऑफ फ्लो इट इज। अभी फ्लो कैसे हो सकता है, लैमिनार हो सकता है, टर्बुलेंट हो सकता है। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर बताएगा। जैसे कि आपको मान लो मैंने क्या किया, एक पाइप में से क्या जा रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इसकी वेलोसिटी ले ली, तो इनवर्सली मैंने इसको अगर रेनॉल्ड्स नंबर को लिखना चाहूँ यहाँ पे, कैसे लिख सकता हूँ, रो डी वी और रो वी डी अपॉन ईटा। तो यहाँ पे अगर मैंने वेलोसिटी पुट कर दी इसकी, कितने से जा रहा है, डेंसिटी क्या है, डायमीटर ऑफ पाइप क्या है, ईटा क्या है, और रेनॉल्ड्स नंबर कुछ आ गया, मान लो 13,3000 ऐसे कुछ आ रहा है, मान लो 3300, तो मैं इससे पता लगा सकता हूँ कि फ्लो कैसा है, क्या है। ओके, या फिर अगर मुझे पता है कि क्रिटिकल वेलोसिटी ये है, तो मैं इसकी लिमिट पुट कर सकता हूँ, या फिर फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लो आई कैन सेट दिस रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, तो रेनॉल्ड्स नंबर की बात ये है कि रेनॉल्ड्स नंबर की तरफ देख के आप बता सकते हैं कि फ्लो कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ फ्लो इट इज। सो अगर रेनॉल्ड्स नंबर इट इज लेस देन 1000, द फ्लो इज laminar, or also if it is less than 2000 the flow is laminar. But if it is greater than sorry less than 1000 this is laminar, greater than 2000 this is turbulent, and in between 1000 2000 it is called as transition phase or transition flow. So it is transferring or transforming itself from laminar to turbulent, but we are unable to identify which kind of flow it is. Means there will be some streamlines also, there will be some eddy currents also, so you are not able to identify it. So when the Reynolds number is below 1000 it is laminar, when above 2000 it is turbulent, and in between it is called as transition flow. So that's all you
need to know about Reynolds number and critical velocity, that's all. और यहाँ पे मैं विस्कोसिटी जो सेक्शन है फ्लूइड मैकेनिक्स का उसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ. उस पर मैं शायद नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लूँ या फिर डायरेक्टली अपना जो लास्ट वाला टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का जिसका नाम है सरफेस टेंशन उसको स्टार्ट कर सकता हूँ. ठीक है. जो सरफेस टेंशन चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स ये अपना रियल लाइफ वाला मतलब चैप्टर है जिसको कनेक्ट कर सकते हो रियल लाइफ से. तो आई होप कि ये टॉपिक या फिर ये जो सेक्शन है या फिर ये जो यूनिट है फ्लूइड मैकेनिक्स फिजिक्स का ये आपको इतना टफ नहीं लगेगा. देखो यहाँ पे मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता होगा, लेकिन हर प्रॉब्लम सॉल्व करते समय उसको इमेजिन करो सामने, आसान बन जाएगा. ओके, सो हैव अ गुड डे गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ.